तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का और इजी भी है। एक तरीके से ये मान सकते हैं कि हम अगर एग्जाम में आता है थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो ठीक हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों का, और एक जैसी चीजें होंगी तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। जैसे ए और बी दो क्वांटिटी हैं, एक जैसी यूनिट्स हैं। एक जैसी यूनिट का मतलब 1 किलोग्राम में तो दूसरी भी किलोग्राम में हो, 1 किलोग्राम में दूसरा ग्राम में है तो उसका रेशो नहीं निकल सकता। तो हम इसके रेशो को ए और बी का रेशो निकाल रहे हैं तो इसको ए टू बी, ए रेशो बी या ए अपॉन बी भी बोल सकते हैं। तो ए अपॉन बी फ्रैक्शन बी कहा जा सकता है, रेशो ए टू बी भी बोला जा सकता है और ए रेशो बी भी लिखा जा सकता है। The ratio of A to B, A upon B or A is to B, A ratio B, the quantities A and B are called the terms of the ratio. अब देखो ये रेशो है, मान लेते हैं 10 किलो और 15 किलो का रेशो निकालना है। तो रेशो की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें सेम नंबर से डिवीजन मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है किसी कॉमन नंबर से। मान लिया मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेशो को छोटी से छोटे टर्म्स में डिनोट करते हैं, बताते हैं। तो इसे दोनों में 5 कॉमन वैल्यू है, 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया। अब ये 2:3 जो आया ये 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम नहीं है। जैसे ही रेशो निकालेंगे तो वो यूनिट फ्री हो जाएगा। किलोग्राम जब तक है जब तक आपने रेशो नहीं निकाला, रेशो निकालते ही फिर वो 2:3 है, 2:3 है, या किलोग्राम नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या बोलेंगे, टर्म्स ऑफ रेशो। रेशो की टर्म क्या है, 2 और 3। ये बात समझ में आ गई। जो फर्स्ट टर्म है ए उसे हम एंटीसीडेंट और जो सेकंड टर्म है उसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। जैसे अभी अभी हमने रेशो निकाला उसमें 2:3 निकाला, तो 2 क्या है एंटीसीडेंट और 3 क्या है कॉन्सिक्वेंट। फॉर एग्जाम्पल रेशो 5:6 है या 5 एंड सी को टर्म्स बोलेंगे। 5 फर्स्ट टर्म होगा और 6 सेकेंड टर्म होगा। दोनों ही टर्म को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अगर जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया फिर तो खत्म ही हो जाएगा। वो जो रेशो होता है जनरली लोएस्ट टर्म में हम डिनोट करते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्या फीचर होते हैं रेशो के, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज का कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। सेम यूनिट होनी चाहिए दोनों। अगर मैं कहूं 10 किलो और 15 किलो, अब 15 किलो को 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये 15,000 ग्राम हो गया, तो इन दोनों का रेशो नहीं निकल सकता, तो सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन रेशो के आते ही निकलते ही यूनिट खत्म हो जाती है। इसे लोएस्ट टर्म में छोटे से छोटे रेशो में डिनोट करते हैं। Fraction, if A, B are the quantities of the same kind, then the fraction A, B is the called ratio is A to B. रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिखकर दिखा सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो होता है उसे एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जा सकता है नॉन जीरो नंबर से। ऑर्डर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, 7:8 और 8:7 दोनों सेम नहीं है। तो अगर रेशियो 7:8 है तो 7:8 ही लिखना है, 8:7 नहीं लिख सकते आप। इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ ए बी, तो क्या होगा, तो यहां लिखा है फ्रैक्शन बाय विच द क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट ए न्यू क्वांटिटीज फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। ये क्या क्या रखा है कि अगर आपकी कुछ क्वांटिटी में चेंजेस होते हैं, जैसे अगर हमारा ए और बी रेशो दिया हुआ है और हमें बी की नई क्वांटिटी निकालनी है, रेशो निकालना है, तो उसके लिए हमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई रेशो निकालना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन में से यूज करेंगे तो आपको पता चल पाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एमसीक्यू बनाने के लिए, वहां पर हमें ये बोल दिया जाता है भैया ये निकालो, तो वो हमें कैसे निकालना है, जैसे हमसे कहा जाए इनवर्स रेशो निकालो, तो इनवर्स रेशो निकालो, एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगते, सेकंड लगते हैं। अब हमें पता होना चाहिए इनवर्स रेशो का मतलब क्या है, तो रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन रेशो इज द इनवर्स रेशो, मतलब रिवर्सल। द प्रोडक्ट ऑफ रेशो एंड इनवर्स रेशो विल बी इक्वल, क्योंकि एक है उसको पलट दिया मल्टीप्लाई करने पे तो 1 ही आएगा। जैसे रेशो है A:B, उसे रिवर्स कर दोगे तो B:A। रेशो है 2:3, इसको इनवर्स करना है तो क्या रेशो आएगा, बस इतनी सी बात है। अब रेशो में A:B में या तो A की वैल्यू बड़ी होगी या B की वैल्यू बड़ी होगी, या इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे 3:2 है रेशो, तो पहला A पार्ट एंटीसीडेंट जो है वो बड़ा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, इफ A इज मोर देन B, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर ये कम है, A छोटा होता तो क्या कहते हैं, लेसर इनइक्वालिटी। और अगर दोनों इक्वल हैं तो इन्हें बोलते हैं इक्वल इक्वालिटी, ठीक है, या हम कहते हैं इक्वालिटी है। तो इनवर्स रेशो में क्या हुआ, रेसिप्रोकल कर दिया, A बड़ा है B से, फर्स्ट टर्म बड़ा है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, A छोटा तो लेसर इनइक्वालिटी, और A B है तो इक्वालिटी हो गई। अगर हमसे कहा डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो स्क्वायर कर दो हर एक टर्म का। डुप्लीकेट रेशो का होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसी को उसी नंबर से, तो उनका स्क्वायर कर दो। A:B का रेशो निकालना डुप्लीकेट, तो A² B², सब डुप्लीकेट में अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट A अंडर रूट B हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट में पावर 3 कर देंगे, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूबिक रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट की जगह क्यूबिक रूट निकल जाएगा। कंटिन्यूड रेशो, द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कंटिन्यूड रेशो होता है, जैसे A:B:C, तो कंटिन्यू रेशो कहलाएगा। तो हम कंपाउंड या कंबाइंड रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं, हर एक रेशो की आपस में मल्टीप्लाई करके, ये भी क्वेश्चन में आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा। ये ज्यादातर हम सब चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू में काम आएंगी। कमेंसरेबल और इनकमेंसरेबल रेशो का क्या मतलब है, तो अगर दो रेशो ऐसे हैं जो इंटीजर में है, मतलब if the ratio of two similar quantities can be expressed as a ratio of two integers, जब रेशो करेंगे तो टू इंटीजर में रेशो आ सकता है तो उसे हम कमेंसरेबल बोलेंगे, जैसे 2:3। लेकिन सपोज √8 और √7 को हमें करना है, अब √8 और √7 अगर निकालेंगे तो वो इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो इसे टू इंटीजर के रेशो में नहीं निकाला जा सकता, तो ये क्या होगा, इनकमेंसरेबल हो जाएगा। ये आपको बस पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए। एग्जाम्पल है, हमें रेशो निकालना है 5 किलोग्राम और 15 किलोग्राम का, तो हम दोनों में जो कॉमन नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1:3। अब हमारे को ये भी दिया है ये भी दिया है, तो 1:3 किलोग्राम नहीं होता है, 1:3 होता है। जब रेशो होता है तो उसमें यूनिट खत्म हो जाती है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो इसका आंसर ए आएगा, ना कि बी। क्वेश्चन नंबर 1, रेशो बताना है हमें 5 मीटर और 200 सेंटीमीटर का। याद रखिए बच्चों, जब भी हम लोग रेशो निकालेंगे तो अगर ये मीटर है तो दूसरा भी मीटर में होना चाहिए, या ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में है तो हम इसका रेशो नहीं निकाल सकते। रेशो निकालने के लिए जो दोनों डाटा है, दोनों वैल्यू है, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, जो बड़ी वैल्यू, जैसे मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ज्यादा ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो रेशो निकालने के लिए छोटी से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉमन वैल्यू 100 है, 100 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 5:2 और हमारा 5:2 है बी आंसर। इसका मतलब इसका आंसर बी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। रेशो निकालना है 170 सेंटीमीटर और 60 किलोग्राम में। किलोग्राम को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को किलोग्राम में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का जो क्वांटिटी है, यूनिट है, सेम नहीं है, तो इसका रेशो आपस में नहीं निकल सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि ये रेशो ही नहीं है। नन का मतलब तो ये है कि ये जो ABC पार्ट में दिया है ये रेशो नहीं है, कोई और रेशो है, लेकिन ये तो रेशो ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर 150 ग्राम और 2 किलोग्राम दिया है। तो 150 ग्राम और 2 किलोग्राम में, किलोग्राम बड़ी यूनिट है तो इसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो इसका मतलब ये 150 और 2000 का रेशो है। अब 150 2000 में हम अगर इसे छोटा करने लगेंगे तो पहले 10 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से चला जाएगा, तो 3:40 ए आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। रेशो 25 आवर्स और 45 मिनट्स। तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 25 इंटू 60 1500, 1500 और 45, 5 से जाएगा, 15 से जाएगा 15, 100, तो 100 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 100:3। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉन्सिक्वेंट और इंसिडेंट दिया हुआ है। तो कॉन्सिक्वेंट किसे कहते हैं हम, और एंटीसीडेंट किसे बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म 5 है। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, तो रेशो क्या हो गया हमारा 3:5। तो हमारे को ऑप्शन दिया हुआ है 3:5, क्या है ऑप्शन हमारे पास, बी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, सिंप्लीफाई द रेशो 1/3, 1/8 एंड 1/6। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक हमारे पास रास्ता होता है कि आप सबसे छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में देखो, क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1, 3/8, 1/2, ठीक है। फिर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2, 3/4 और 1, ठीक है। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 8, 3, 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली एलसीएम ये वो करें, लेकिन कई बार उससे वैल्यू बड़ी आ जाए, आप ऐसा ही करें, 1 सेकंड या 2-4 सेकंड का फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो एक पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरा बी पार्ट पर देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है। ये तो हमने ए पार्ट कवर कर दिया। If fraction bears the same ratio to 1:7, 1 divided by 27 या 1:27 as 3/7 does to 5/9, what is the fraction?
ये कह रखा है एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है वो हमें बता नहीं रखा, तो मान लेते हैं वो फ्रैक्शन x है। कह रखा फ्रैक्शन और 1/27 का जो रेशो है वो किसके इक्वल है, जो 3/7 और 5/9 का रेशो है। ये क्वेश्चन में हमें बता रखा है। तो एक तरीका है कि इसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, फ्रैक्शन क्या है ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखें क्या आता है फ्रैक्शन, तो ये x इक्वल टू, ये देखिए हमेशा ध्यान रखिए इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/7 अपॉन 5/9, फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई करना चाहिए और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करना चाहिए, और ये हो गया हमारा 3 इंटू 9 और 7 इंटू 5। अब ये क्या है 1/27, अब 1/27 ऊपर जाएगा तो एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इंटू 1/27। इसे सॉल्व करते हैं, क्या आया सॉल्व करके 1/35, तो हमारा आंसर आ गया 1/35। सिंपल, इसमें किसी को कोई टेंशन है। थर्ड पार्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। तो दो क्वांटिटी हैं जिसका रेशियो है 3:4। कह रखा है कि अगर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है या सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 15 है, तो सेकंड टर्म क्या है, लो जी सेकंड टर्म हो गया, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 15/3 इंटू 4, 20 वैल्यू आ गई, तो हमारा आंसर 20 आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, हमें बताना है विच रेशो आउट ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज ग्रेटर, कौन सा रेशो बड़ा है। तो ये होता है 2.33, कैलकुलेटर पे करेंगे तो पता चल जाएगा, ये होता है 3.33। कैलकुलेटर पर सॉल्व करके बताओ क्या आया जल्दी से, कैलकुलेटर है तो हमारी हर चीज की टेक्निक चेंज हो गई है। क्या आया, ये 0 और ये क्या आया 0.75, तो कौन सा रेशो बड़ा है, तो हमारा रेशो बड़ा है, व्हाट, कौन सा बड़ा रेशो है हमारा, आंसर इज बी, बी आंसर, क्योंकि हमारा रेशो 3.6:4.8 इज मोर देन फर्स्ट रेशो, ठीक है। यहां तक कोई टेंशन है तो बताइए, समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन से आगे वो करिएगा। इन रेशो में से कौन सा रेशो बड़ा है, तो आपको बहुत आसानी से कैलकुलेशन करना है, ये हो गया 3.525 और ये हो गया 5.33, इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिए, 0.6097, सेकेंड वन है 6.5 डिवाइड बाय 8.2, ये है 0.7926, और इसे सॉल्व कर लेते हैं 3.9 डिवाइड बाय 5.4, 0.722। तो हमें ये यहाँ से ये पता चल गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है सेकेंड वन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत आसान है, जो भी रेशो दिए हैं उन सबको मैथ कैलकुलेटर पर सॉल्व करके वैल्यू देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए कौन सा रेशो बड़ा है। एग्जाम्पल नंबर 5, ए और बी का रेशो दिया हुआ है हमें 2:3, बी और सी का रेशो भी दिया हुआ है, सी और डी का रेशो भी दिया है, हमसे ए और डी का रेशो पूछा है। ए और बी का रेशो मतलब ए अपॉन बी, बी और सी का रेशो मतलब बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, हमसे पूछा है ए अपॉन डी।
अगर मैं a अपॉन b को b अपॉन c से और c अपॉन d से मल्टीप्लाई कर दूं तो c से c कट हो जाएगा, b से b कट हो जाएगा, तो बचेगा a और d ही बचेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो हमसे पूछा है a और d का रेशो क्या होगा, तो a अपॉन d का रेशो होगा a अपॉन b 2/3, 4/5 एंड 6/7। इसे सॉल्व करा तो क्या आया बताइए, सॉल्व करके 16/35। तो a और d का रेशो है 16/35। क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये सी ऑप्शन है। तो आंसर इज सी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। 1360 को हमें डिवाइड करना है ए बी सी में, और ऐसे डिवाइड करना है कि a को मिले 2/3 जो b को मिले। a को क्या मिले, 2/3 जो b को मिले। ठीक है, b को मिले 1/4 जो c को मिले। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए b को कितना मिलेगा। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का रेशो निकालना पड़ेगा। अब ये तीनों का रेशो कैसे निकाला जाएगा, हमें पता है जो b की वैल्यू है वो c पर बेस्ड है और a की b पर बेस्ड है। अगर c की वैल्यू पता चल गई तो a और b की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो मान लेते हैं c को c मिल गया शेयर, मान लिया। तो b को कितना मिलेगा, 1/4 ऑफ c, है ना। और a को कितना मिलेगा, b का 2/3, और b क्या है, इसका 2/3, है ना। तो ये हमारे तीनों वैल्यू आ गई है नहीं। अब इसका रेशो निकाल लेते हैं हम। रेशो निकालने के लिए हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं c से डिवाइड कर देता हूं, c का झंझट खत्म। तो डिवाइड बाय c, तो क्या बचा ये 1/6, 1/4 और 1। अब मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 4 से, है ना। तो क्या आ जाएगा 2/3, 1, 4, मल्टीप्लाई किससे कर दूं, p से। तो क्या आ गया 2, 12। तो 2, 3 और 12 का रेशो है। अब हमसे पूछा b का शेयर कितना है, तो b का शेयर हो जाएगा 3/17। तो कितना आ गया 3/17, तो 240 रुपीज मिलेंगे b को। ठीक है, हमने तीनों का रेशो निकाल लिया इनके आपस में रिलेशनशिप के बेसिस पर। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, ए और बी का रेशो दिया हुआ है हमें 2:3। बी और सी का रेशो दिया हुआ है 5:7। ए बी सी तीनों का रेशो हमें निकालना है। ए बी सी तीनों का रेशो अगर हमें निकालना है तो हमें बीच में कॉमन कौन फैक्टर कौन है, बी। बी ए बी में भी है, बी सी में भी है। अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूं तो मेरा तीनों का रेशो आ जाएगा। इन तीनों को सेम करने का इन दोनों वैल्यू को सेम करने का मतलब है कि ये दोनों वैल्यू सेम हो। तो मैं क्या करूं, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम हो जाएगा या नहीं।
तो मैंने 2 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 10 और 15, और फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और, तो अगर B 15 है तो A 10 है, अगर B 15 है तो C 21 है। इसका मतलब अगर C 21 है तो A 10 है, तो रेशो 10, 15 और 21 का आ गया। क्या ये छोटा हो सकता है? नहीं, किसी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहा कॉमन वैल्यू से, तो आंसर मेरा क्या आ गया A 10, 15 और 21। तो हमें क्या करना है, जो कॉमन वैल्यू होती है उसको इक्वल करना है। ये टेक्निक है हमारी, इस टेक्निक को अपनाओगे तो 1 मिनट से कम समय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, 2x + 3 और 5x - 38 बी द डुप्लीकेट रेशो ऑफ, ये जो है √5 और √6 के डुप्लीकेट रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको डुप्लीकेट है, इक्वल तभी आएगा जब इसको डुप्लीकेट किया जाएगा। तो ये डुप्लीकेट कर दिया, इसके इक्वल आ गया। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकालते हैं x की वैल्यू। तो ये हो गया 2x + 3 × 6, क्योंकि ये अंडर रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा, जब हम पूरा स्क्वायर कर देंगे हट जाएगा, तो ये हो गया 6, ये 5x - 38 × 5, ठीक है। तो 6 12x + 18 = 25x - 38 × 5 190। अब हम एक्सचेंज ऑफर कर देते हैं, तो 13x, चलो मैं लिख देता हूं, कहीं आप कहें ये क्या हो गया, जादू क्या हो गया। 25x - 12x = 18 + 190, तो 13x = 208, और x की वैल्यू क्या आ गई 16, x की वैल्यू 16 आ गई। ये पहला काम कर दिया हमने, ए पार्ट का आंसर निकाल दिया। क्योंकि हमारा काम हो गया तो इसको मैं बाहर का रास्ता दिखा देता हूं। इसका काम हो गया, लो जी साइड में चलो। तो अब हम बी पार्ट करते हैं। सब ट्रिप्लिकेट रेशो चाहिए हमें 8/27 का। सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्यूबिक रूट, मतलब पावर 1/3। तो पावर 1/3 करने पर हमारा क्यूबिक रूट आता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो आता है। तो हमें पता 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो ये हो गया 2/3। तो आंसर क्या आ गया 2:3 या 2/3। तो ये भी आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड रेशियो चाहिए A+B रेशो A-B और A² - B² और A+B का होल स्क्वायर। ये हमें वैल्यू दी है, इसका हमें कंपाउंडेड वैल्यू चाहिए। कंपाउंडेड का मतलब होता है कि रेशो की आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए, ठीक है। तो क्या है वैल्यू हमारी, और मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। A+B को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई होती है, और सेकंड टर्म की। सभी रेशो में इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें, क्या आता है बताइए। A+B है, A² - B² को क्या लिख सकते हैं, A+B, A-B, A-B इधर है, और A+B का होल स्क्वायर है ना।
क्या जरूरत है, ये रहा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिमाग भी तो लगाओ। a माइनस बी, तो आंसर क्या गया 1, तो 1:1 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डी। डी में हमें क्या दे रखा है, a अपॉन बी के इक्वल है, c अपॉन डी के इक्वल है, e अपॉन एफ के इक्वल है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, लिखिए a अपॉन बी इक्वल टू के, c अपॉन डी इक्वल टू के, e अपॉन एफ इक्वल टू के। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है हमें। यहां देखो a, c और e है ना, तो या तो इन a, c और e को b, d और f की टर्म में कन्वर्ट कर दो, या इन b, q, इन b, d और f को a, c और e में कन्वर्ट कर दो, ताकि आपस में कट कटाकर कुछ वैल्यू कम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर कन्वर्ट अगर करें, मान लिया b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहां से a अपॉन a, ठीक है, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, e अपॉन के। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है। मैंने इसलिए करा क्योंकि अगर हम नॉर्मल वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पर हम चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर हमें उसे रेसिप्रोकल अपने पास से करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर हमने एक ऐसी वैल्यू निकाली जो अपने आप ही रेसिप्रोकल हो, तो वहां अपने आप कट कटाकर कुछ आंसर आएगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, ये दिया हुआ है हमें। अब मान लिया मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट करता, तो यहाँ क्या है, a अपॉन बी इक्वल टू के, तो a इक्वल टू बी के हो जाता, तो कोई हैपनिंग वाली बात ही नहीं हो पाती। हैपनिंग वाली बात कैसे होगी, जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो कुछ बैलेंस, कुछ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, पी ए क्यू सी आर ई डिवाइड बाय बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए अपॉन के, और यहां पर डी की जगह क्या लिख सकता हूं, सी अपॉन, और एफ की जगह क्या लिख सकता हूं। ठीक है, ये काम करा मैंने। क्या मुझे ये दिख रहा है इन सब में के 1/k कॉमन है, तो मैंने क्या करा, 1/k कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, पी ए क्यू सी और आर ई, ये तो कट हो गया आपस में, तो मेरे पास क्या बचा, 1/1/k, मतलब कि ये ऊपर रेसिप्रोकल में चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा के, तो इसका आंसर क्या है के। तो बहुत ही सिंपल हो गया, अदरवाइज हमें कुछ और सोचना पड़ता। एग्जाम्पल नंबर 9, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:5। तो बॉयज और गर्ल्स कितनी है बताइए, 720 में कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं, बॉयज कितने हो गए, टू 70 और 450। अब आगे लिखा है कि 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, 18 नई लड़कियां आ गई स्कूल में।
तो 468 हो गई। फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज विल बी एडमिटेड, कितने नए बॉय एडमिट होंगे, नहीं बताया तो मान लिया एक्स बॉयज होंगे, कि जो रेशो है वो क्या हो जाएगा 2:3। तो अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 270 प्लस x इक्वल टू 2 इंटू 468 डिवाइड बाय 3, क्या आ गया 312। x इक्वल टू 42। तो 42 नए बॉयज ऐड होंगे तब जाकर इनका रेशो 2:3 आएगा। ठीक है, मंथली इनकम हमें बता रखी है दो लोगों की 4 और 5 के रेशो में। देखिए रेशो से हम ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं जा सकते, आराम से ओरिजिनल वैल्यू से तो रेशो पर आ सकते हैं, उसे छोटा करते चले जाओ। अब ये हो सकता है 40 रुपीज और 50 रुपीज रही हो सकता है 400 और 500 रही हो, तो ये तो नहीं पता हमें कितनी है। तो ये रेशो में किस चीज से डिवाइड करके ये रेशो आया वो हम एक्स मान लेते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि इनकी इनकम 4x रुपीज और 5x रुपीज है। x की वैल्यू वो मल्टीप्लायर फैक्टर है, मतलब असल में क्या है, जब हम रेशो निकालते हैं तो यूनिट खत्म हो जाती है, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, रुपीज सब खत्म हो जाता है। वापस से उसे वापस लाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई कर देते, पता नहीं किससे डिवाइड किया था, एज्यूम कर लिया x से किया था, x से मल्टीप्लाई करके वापस वो इनकम आ गई रुपीज में। इनका खर्चा बता रखा है 7 और 9 के रेशो में है। अब खर्चा कितना है ये भी हमें रेशो बता रखा है कि कितना रेशो है खर्चे का, एक्सपेंसेस का, और वो 50 रुपए बचाते हैं। देखो इनकम में से अगर मैं 50 रुपए लेस कर दूं, इनकी इनकम कितनी है 4-5 के रेशो में, तो मैंने मान ला 4x है और 5x इनकम है। ठीक है, अब इसमें से सेविंग माइनस कर दूं तो खर्चा आ जाएगा या नहीं, तो ये खर्चा आ गया, ये क्या आ गया एक्सपेंसेस, और ये भी क्या आ गया एक्सपेंसेस, और इसको डिवाइड कर दिया तो रेशो आ गया, और रेशो कितना दिया है 7 और 9। मंथली इनकम पूछा है, मंथली इनकम 4x और 5x है, तो x की वैल्यू निकाल के मंथली इनकम निकाल लेते हैं। तो क्या है 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 4x माइनस 50, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 5x माइनस 50, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 36x माइनस 450, ये हो गया 35x माइनस 350। ठीक है, तो ये 35x यहां पर आ जाएगा, तो 36x माइनस 35x, और ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 450 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 36x माइनस 35x, x की वैल्यू आ गई 100। तो हमने क्या माना था इनकम क्या है 4x, तो इनकम हो गई 400, और 5x था तो इनकम हो गई 500, क्योंकि x की वैल्यू 100 है। तो इनकी इनकम कितनी है 400 और 500। हमें दो घर के रेशो बता रखे हैं प्राइजेस के, 16 और 23, ये 16 लाख 23 लाख भी हो सकते हैं, 8 लाख 11.5 लाख भी हो सकते हैं, तो ये तो रेशो है 16-23। लेकिन इसकी वैल्यू अगर हम कहें तो 16x और 23x होगी, जब वैल्यू बात करें रुपीज में आ जाएगी। ऐसा होता है रेशो में यूनिट नहीं होता, रेशो रुपीज में नहीं होता, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट एब्सोल्यूट फिगर चाहिए तो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है उसकी वैल्यू नहीं पता, उससे मल्टीप्लाई करके उनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लिया हाउस ए और हाउस बी है, उनकी वैल्यू 16x रुपीज है और बी का 23x रुपीज है। 2 साल बाद हमारा पहला घर का प्राइस 10% बढ़ गया, पहला घर 10% बढ़ गया,
तो ये हो गया 17.6x। अगर 16x में मैं 10% ऐड करूंगा तो 1.6x वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 1.6x वैल्यू बढ़ जाएगी तो 17.6x हो जाएगी। और दूसरे वाले घर की वैल्यू 477 रुपए बढ़ गई है, और रेशो जो हो गया है 17.6x अपॉन 23x प्लस 477, और ये रेशो 11 और 20 का हो गया है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। तो 17.6 इंटू 20 352, x इक्वल टू 23 इंटू 11 253x प्लस 477 इंटू 11 5247, है ना। तो ये हो गया 352 माइनस 253 99x इक्वल टू 5247। x की वैल्यू आ गई 53, x की वैल्यू 53 आ गई, और ओरिजिनल घर की वैल्यू क्या थी 16x। तो 16x का मतलब 53 इंटू 16 कितना आया 848। दूसरा का 23x 23 इंटू 15 क्या है 1219। तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई करके। क्वेश्चन नंबर 8, रेशो ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 4:3। जो रेशो है एज का, हस्बैंड और वाइफ की एज का, वो 4:3 है। आपको मैंने बताया था जब हमारा रेशो होता है तो उसमें यूनिट गायब हो जाती है। जैसे अगर मान लिया उनकी एज हो 40 इयर्स और 30 इयर्स भी हो सकती है ना, और उनकी एज 32 इयर्स और 24 इयर्स भी हो सकती है। यहां पर भी 4:3 का रेशो है, और यहां पर भी 4:3 का रेशो है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी एज 4 साल और 3 साल है, क्योंकि ये एक्चुअल में ईयर तो है ही नहीं, ये तो यूनिट फ्री है। लेकिन किसी कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई दोनों को करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल सके उनकी एग्जैक्टली एज क्या है। तो उनकी एज का रेशो ऑफ एज वो तो है 4:3, लेकिन अगर हम करें एज कितनी है तो हम ये कह सकते हैं 4x और 3x है। x एक कॉमन फैक्टर है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एज आएगी वो उनकी एक्चुअल एज होगी। लेकिन ये एज है कितनी, x का वैल्यू क्या, ये अभी हमें नहीं पता। लेकिन ये अब हमें पता चल गया कि ये एज हो गई इनकी 4x ईयर्स और 3x ईयर्स, ये ईयर्स में आ गया। ये हस्बैंड की एज है और ये वाइफ की एज है। आगे लिखा आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद। अब 4 साल बाद हस्बैंड कितने साल की हो जाएंगे और वाइफ कितने साल की हो जाएंगी, और लिखा 4 साल के बाद इनका जो रेशो होगा वो कितना होगा 9/7। तो ये हमें बता रखा है कि भैया ये तो सिचुएशन है, तो इनकी एग्जैक्टली आज की एज क्या हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो हम इसकी हेल्प से पहले तो इनकी आज की एज निकालते हैं क्या है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, फोर एक्स प्लस 4 है ना, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 8। x कॉमन फैक्टर था उसकी 8 आ गई, तो इसका मतलब हस्बैंड की एज क्या है 4x है ना, 4 इंटू 8 32, और वाइफ की एज क्या है 24 इयर्स।
तो हस्बैंड और वाइफ की एज आ गई हमारे पास 32 साल और 24 साल, 32 ईयर्स एंड 24 ईयर्स। क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला है इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज उनकी एज 5 और 3 का रेशो था, तो कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी। आज हमें पता उनकी एज क्या है, आज हमें पता उनकी एज है 32 साल और 24 साल। कितने साल पहले, मान लिया, चलो वाई लिख देता हूँ, एक्स एज्यूम कर सकता हूँ, वाई ईयर्स पहले उनकी शादी हुई थी और उनका एज का रेशो उस समय 5 और 3 था। तो यहां से मुझे y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो ये हो गया 32 इंटू 3 96 माइनस 3y इक्वल टू 24 इंटू 5 120 माइनस 5y, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 12। तो 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इससे हमें पता चल गया कि 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी और इनकी एज भी है, सब कुछ हमें पता चल गया। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द फैक्ट्री विल बी इंक्रीज और डिक्रीज इफ देयर विल बी रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11 एंड इंक्रीमेंट इन द रेशियो ऑफ 22:25। तो अब हमें ये पता नहीं है कि पहले का रेशो क्या है। अगर हमें ये नहीं पता कि पहले का रेशो क्या है तो हमने एज्यूम कर लिया कि x और y रेशो है पहले का। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे जो वर्कर है वो कम हो रहे हैं। अगर वर्कर कम हो रहे हैं तो नो डाउट वर्कर कम होने पर हमारा जो रेशो है वो कम, यहाँ पर लिखा है कि किस रेशो find in what ratio will the total wages of a workers of a factory be increased or decreased। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये नहीं पता कि कितने वर्कर हैं और कितने हमारे पास सैलरी है, वेजेस है, क्योंकि यहाँ पर वर्कर में भी चेंजेस हो रहे हैं और सैलरी में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो मान लिया नंबर ऑफ वर्कर्स x है और वेजेस पर वर्कर एक वर्कर की वेजेस y रुपीज है। तो x वर्कर काम करते हैं और उनको हम y रुपीज के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो टोटल वेजेस फैक्ट्री की हो जाएगी नंबर ऑफ वर्कर इंटू नंबर ऑफ वर्कर इंटू जो एक वर्कर की वेजेस है। जैसे मान लिया हमारे यहाँ 10 वर्कर काम करते हैं, एक वर्कर को 200 रुपए देते हैं, तो 2000 रुपए सैलरी वेजेस होगी ना पूरे बिजनेस की, पूरी फैक्ट्री की। तो अब हमें ये नहीं पता कि 10 वर्कर हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितने सैलरी वेजेस हैं उनकी, तो हमने एक्स और वाई मान लिया। अभी हम देखेंगे बिना एक्स और वाई माने भी हम आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो टोटल वेजेस हमारी एक्स और वाई हो गई। अब हमें पता चल रहा है कि रिडक्शन हो रहा है वर्कर्स में। 15 पहले वर्कर थे तो अब 11 हो गए। इसका मतलब न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स, हमारे वर्कर पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं। पहले 15 थे तो अब 11 है, तो पहले 15 थे तो अब 11 है, और पहले x थे तो अब 11/15 x हो जाएंगे। दूसरा, सैलरी हमने बढ़ा दी है, तो न्यू सैलरी पर वर्कर, पहले जो सैलरी थी पर वर्कर की वो थी 22 रुपए, अब 25 रुपए होगी। तो 22 रुपीज से बढ़ाकर 25 कर दी, तो अब 25 कर दी। जो नया वाला होता है उसे ऊपर रखना चाहिए, पुराने वाले को नीचे, अभी तभी बढ़ी हुई आएगी। और पहले y थी तो अब 25/22 y हो जाएगी। ये रुपीज में है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स नंबर्स में है। तो अब हमें यहां से पता चल जाएगी कि न्यू सैलरी या वेजेस कितनी हो जाएगी। तो नई सैलरी या वेजेस हो जाएगी नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू सैलरी या वेजेस पर वर्कर। तो हमारे को
पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करके कि क्या आ रहा है। तो यहां पर 11 से ये चला जाएगा, 5 से ये जाएगा, है ना। तो हमारे पास आया 5x/6। तो पहले हमारी सैलरी थी x और अब टोटल सैलरी या वेजेस हो गई 5x/6। अगर हम रेशो देखें तो रेशो कितना हो गया 1:5/6, या इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6:5। तो हमारा जो रेशो है टोटल वेजेस का वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले जो हमारी पहले कितनी थी, अब हमारी जो वेजेस है तो 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 6:5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वेजेस हमारी कम हो गई है। पहले 6 रुपए देते थे तो अब 5 रुपए हम वेजेस देते हैं। तो पहले से हमारी वेजेस, टोटल वेजेस कम हो गई है। इसे हम x की जगह वैसे भी कुछ एज्यूम करके कर सकते हैं। कैसे, मान लिया टोटल वेजेस पहले हमारी 100 थी, अब हमें पता चल गया कि भैया हमारे जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कम हो गए हैं, तो वर्कर कम होने से हमारी वेजेस कम हो जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि जो वेजेस है पर वर्कर वो बढ़ाई है, उससे हमारी वेजेस बढ़ जाएगी। तो अगर 100 रुपए की वेजेस पहले थी तो अब कितनी आएगी, 100 इंटू 11 इंटू 25 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 22, तो ये आ जाएगी 83.33। तो 83.33 का मतलब क्या होता है, 83.33 का मतलब होता है 5/6। तो इसका मतलब पहले 100 थी सैलरी, जो है हमारी 83.33 अब हो गई, पहले 100 थी। तो अगर हम इसका रेशो देखेंगे तो रेशो यही आएगा 6:5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x और y मानकर चल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो आसान बनाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसको हम पूरा ना काटे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 100 इंटू 11/50 इंटू 25/22। तो ये 11 से चला गया, ये 5 से चला गया, तो ये हो गया 100:500/6। तो इसे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ही, तो ये हो गया 600 और 500, 100 से डिवाइड कर दिया तो 6:5। तो पहले से 6 रुपए की वेजेस थी, तो अब हमारी वेजेस 5 रुपए की हो गई। कुल मिलाकर इन शॉर्ट हमारी जो रेशो है टोटल वेजेस का पहले से कम हो गया। मंथली इनकम दे रखी है ए और बी की 4:5। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। और मंथली एक्सपेंसेस का रेशो दिया है, सेविंग भी दे रखी है। तो हमने क्या एज्यूम किया था 4x और 5x, सेविंग 150 माइनस कर दी थी हमने, और इनका एक्सपेंसेस का रेशो आ गया था। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4x माइनस 150 इंटू 7, 5x माइनस 150 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 28x माइनस 7 इंटू 150, कितना हुआ 105, 1,050। और ये हो गया 25x माइनस 750, तो 3x इक्वल टू 300, x इक्वल टू, तो इसका मतलब इनकी मंथली इनकम क्या है 400 और 500। ठीक है, 400 500 इनकी सी आंसर आ जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री होंडा बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर विल बी। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी एग्जांपल हमने देखा था।
है ना। तो हमें, मैंने क्या कहा था, हम इसे 100 रुपए भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, 1 रुपी मान के भी चला सकते हैं। मान लिया उनकी, मैंने जो एग्जाम्पल बता रहा था कि मान लिया 100 रुपए है, तो देखिए वर्कर रिड्यूस करें तो सैलरी कम हो जाएगी ना, इंक्रीज करिए सैलरी तो सैलरी हमारी बढ़ जाएगी। तो क्या आया सॉल्व करके, 100 इंटू 11 इंटू 27 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 22, तो ये आ गया 90। 90 का मतलब 100 रुपए से सैलरी अब कितनी हो जाएगी, 90 रुपए। तो 100 से 90 हो जाएगी, तो आंसर में देखो ये रहा ना, 100 और 90 का रेशो 10 और 9 का रेशो। इसका मतलब अब हमारी सैलरी कम होकर, जहां पहले हम 10 रुपए देते थे उसकी जगह हम 9 रुपए देनी पड़ेगी।